हे हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य एंड आई वेलकम यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एन आका फाउंडेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ द डे है, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? अब इसकी ट्रिक्स और ये क्वेश्चन क्या है ये आपको मैम प्रिसाइजली डिस्कस करेगी आपके साथ, बट प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू कि आपको ये क्वेश्चन पॉज करके अटेम्प्ट करना है आफ्टर द एंड ऑफ द लेक्चर। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर का, वो ये है कि रिसेंटली गांधी पीस प्राइज अवार्ड अनाउंस्ड हुए और इस बार का गांधी पीस प्राइज अवार्ड ये कौन जीत रही है? ये एक प्रेस है, गीता प्रेस, ये जीत रही है। क्लियर है? अब गीता प्रेस के बारे में मैं अगर शॉर्टली बता दूं, मैम विल डिस्कस फर्दर, थोड़ा डिटेल में बताएंगे, बट मैं आपको बता दूं कि जो इस साल का जो गांधी पीस प्राइज अवार्ड है वो किन्होंने जीता है? वो जीता है गीता प्रेस, जो कि गोरखपुर की है, जो 100 साल से ज़्यादा इतना पुराना इंस्टीट्यूट है जो कि पब्लिश करती है हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट को। क्लियर है? अब इससे ज़्यादा डिटेल आपको मैम बताएगी। एज आई एम द फैकल्टी ऑफ एन हिस्ट्री, तो मैं आज आपको एक बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करूंगा, दैट इज गांधी जी। क्लियर है? महात्मा गांधी जी के बारे में आज मैं आपको थोड़ा डिस्कस करूंगा। आई नो सबको पता होगा, अपने पर्सपेक्टिव से गांधी जी को सबने अपने पर्सपेक्टिव से डिकोड करके रखा हुआ है, बट एज एन अ मेंटर ये मेरा काम है कि मैं एक्चुअल व्हाट द गांधी जी इज मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं। प्लीज़ मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये लेक्चर देखने से पहले आपकी जो भी कॉन्शियस माइंड में जो भी आपके रिगार्डिंग होगा या फिर आपकी एक सोच बनी होगी कि गांधी जी ऐसे है या गांधी जी वैसे, प्लीज़ आप इसको फ्लश आउट करो। क्लियर है? सिर्फ 5 मिनट के लिए आप मेरे पर्सपेक्टिव से गांधी जी को समझने की कोशिश करो। क्लियर है ना? होता क्या है, ये जो ग्रेट पर्सनैलिटी है ये हमारे सोच से बहुत ऊपर होते हैं, इसीलिए ये ग्रेट पर्सनैलिटी कहलाते हैं। क्लियर ना? ये जो ग्रेट पर्सनैलिटी है इनकी सोच हमसे डिफर होती है, तो हम इनकी सोच का कोई मुकाबला तो कर नहीं सकते, तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो है क्रिटिसाइज करो। नॉट ओनली रिगार्डिंग टू द गांधी जी बट एन नंबर्स ऑफ जितने भी हिस्ट्री के ग्रेट पर्सनैलिटीज है, हम उनको टारगेट करना चालू कर देते या फिर क्रिटिसाइज करना चालू कर देते। क्लियर? तो आगे बढ़ते हुए गांधी जी के बारे में अगर मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊं तो ये सबको पता होगा कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ है। कहाँ हुआ है? गुजरात। और कौन से टाउन में? पोरबंदर में। ठीक है, मैं इतने लेम डेटा पे आपको फोकस नहीं कराऊंगा। क्लियर? फिर और इन्हीं के बर्थडे के दिन, ये प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन हो सकता है, इन्हीं के बर्थडे के दिन हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? नॉन वायलेंस, क्योंकि उनकी कोर फिलॉसॉफी जो गांधी जी को अगर आप किसी के एक वर्ड में अगर आपको डिकोड करना हो गांधी जी को, तो एक ही वर्ड आता है, दैट इज नॉन वायलेंस, अहिंसा। क्लियर? और अगर मैं कुछ बताऊं तो प्रोफाइल से आपको पता होगा, मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा कि वो लॉयर थे बाय प्रोफेशन, पॉलिटिशियन से, सोशल एक्टिविस्ट थे, राइटर थे और उन्होंने नेशनल मूवमेंट में बहुत अपना योगदान दिया है। मैं यहाँ फिर से आपको हाईलाइट करके देता हूँ कि गांधी जी सिर्फ एकमात्र उनके ही भरोसे पे हमें आज़ादी मिली है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि सबका इक्वल पार्टिसिपेशन है टू अचीव द फ्रीडम, बट इन्होंने एक एज एन टॉर्च बेरर का काम किया है, इन्होंने रास्ता दिखाने का काम किया है। क्लियर? तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ द नेशन। तो 2000 आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है कि फादर ऑफ द नेशन ये जो टाइटल है ये गांधी जी को किन्ने फर्स्ट टाइम दिया है? तो ये जो थे हमारे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ही इज ऑल्सो एन वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रेट पर्सनैलिटी एंड वी आर ब्लेस्ड कि ये हमारे नेशन से इवॉल्व हुए। क्लियर है? इनका जन्म हमारे देश में हुआ है, तो वी मस्ट बी प्राउड ऑफ देम। क्लियर? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज द फर्स्ट जिन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन से टाइटल्ड किया हुआ है। क्लियर है? फिर है एक चीज और, 2014 में एक क्वेश्चन आया था कि जो गांधी जी है उनके पॉलिटिकल मेंटर कौन है? तो उनके पॉलिटिकल मेंटर है गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए गांधी जी के बारे में। और उनकी डेथ हमें सबने पता है कि उनको नथुराम गोडसे ने
उनको शूट डेड किया। क्लियर है, उनके एन नंबर्स ऑफ रीजंस हो सकते हैं, वो वाली चीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। बट ऑन 30 जनवरी 1948 गांधी जी हम सबको अलविदा करके कहाँ चले गए, परलोक सुधार गए। क्लियर है ना। एक चीज सबको आई थिंक आपको पता होगी, बट जिनको नहीं पता है तो ही इज द ओनली मैन जो नोबेल पीस प्राइज के लिए 5 टाइम नॉमिनेट हुए। कितने टाइम? 5 टाइम। बट ये और एक चीज आपको याद रखनी है कि उनको कभी नोबेल पीस प्राइज मिला नहीं है क्योंकि उनकी डेथ हो गई है। बट आप समझ सकते हो कि इनका ऑरा कितना होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड कि उनको 5 टाइम नॉमिनेट किया है फॉर व्हाट? नोबेल पीस प्राइज। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी ग्रेट पर्सनैलिटी है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नाउ गांधी जी का जो सफ़र है वो इंडिया से चालू नहीं हुआ है, वो या एज एन लॉयर थे। और एक चीज़ अगर गांधी जी को समझना है तो आप ये समझिएगा, जितने भी लोगों के लाइफ में फेलियर आता है उनके लिए गांधी जी इज़ एन अ बेस्ट एग्जाम्पल। वो स्टार्टिंग का जितना उनका फेज है वो पूरा फेलियर रहा है, और ये उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है कि मैं एज एन अ फेलियर ही हूँ। बट उनका जो फेट है, उनकी जो डेस्टिनी है वो खुद बदलते हैं, किस्मत के भरोसे नहीं बैठते, वो कुछ अपने एक्शंस लेते हैं। और उसके वजह से जो एक इंसान 30 साल तक फेल्यूर था वो आगे जाके क्या बन रहा है? फादर ऑफ द नेशन बन रहा है, फादर ऑफ द नेशन बन रहा है, सॉरी। क्लियर? तो उनकी ये जो जर्नी है कि आम मोहनदास करमचंद गांधी टू गांधी जी, ये जो जर्नी है ये उनकी स्टार्ट होती है सिंस साउथ अफ्रीका के टूर से। एज एन अ लॉयर रहते वो, उनके कोई फैमिली फ्रेंड होते हैं, उनको नीड होती है, वो एक कैपिटलिस्ट होते हैं साउथ अफ्रीका के, उनको नीड होती है कि मुझे एक लॉयर चाहिए। तो गांधी जी वहाँ एज एन अ लॉयर, उनके लॉयर बन के जाते हैं टू साउथ अफ्रीका। एंड साउथ अफ्रीका में वो एक चीज़ देखते हैं, दैट इज़ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्या देखते हैं? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये स्टोरी आपको पता होगी कि उनको चलती ट्रेन से निकाल दिया था, फेंक दिया था, जस्ट बिकॉज ही वॉज ब्लैक। क्लियर है? तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एंड देन ही डिसाइडेड कि मुझे इन लोगों के लिए कुछ तो करना चाहिए, ये जो विक्टिम्स लोग हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए। एंड देन उन्होंने अपना एक हथियार वहाँ डेवलप किया, और वो हथियार का नाम है सत्याग्रह। वो हथियार का नाम क्या है? सत्याग्रह। अगर मैं ये वर्ड को तोड़ दूँ तो सत्य का मतलब होता है ट्रुथ, ठीक है, और ग्रह का मतलब होता है एक्शन। द ट्रूथ एक्शन अगर आप लोगे तो यू कैन अचीव व्हाट यू वांट टू। क्लियर है? फिर उनकी वो जर्नी रही साउथ अफ्रीका में, इनका फेम बहुत बड़ा। क्लियर है? और वहाँ की गवर्नमेंट को इन्होंने जस्ट बाय यूजिंग द नॉन वायलेंस, जस्ट बाय यूजिंग द टूल ऑफ नॉन वायलेंस, व्हाट ही अचीव्ड, उन्होंने बहुत जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जहाँ हो रहे थे उनको रोकने में ये कामयाब हो गए। फिर उनकी ये जर्नी चली, एंड देन ऑन 9 जनवरी 1915 को ये इंडिया में वापस आते हैं। और यही चीज़ को कमोमोरेट करने के लिए हम प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं ना। आपके लिए ये क्वेश्चन ये है कि ये जो दिवस है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? इट विल बी योर होमवर्क। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि कौन सी मिनिस्ट्री प्रवासी भारतीय दिवस को ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, तो ये था पहला फेज ऑफ महात्मा गांधी जो कि उनका साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ है। नाउ फिर वो 9 जन 1915 को इंडिया वापस आते हैं, एंड एज यूजुअल कोई और एक चीज़ आप ये समझ सकते हो कि कोई इतनी बड़ी विक्ट्री जीत कर आया है तो वो आकर खुद को बॉस प्रिटेंड करके वो डायरेक्ट जंप कर सकते थे नेशनल मूवमेंट में, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। जैसे ही वो इंडिया लौट कर आए तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ की एक्चुअल कंडीशन को जानने की कोशिश की कि इंडिया में एटलीस्ट कि है क्या, व्हाट इज़ द रूट कॉज, क्या है, ये समझने की कोशिश की, है ना। 1 साल उन्होंने सिर्फ समझने की कोशिश की कि इंडिया के हाल क्या है ना, उनके प्रॉब्लम्स क्या है। एंड देन जब उन्होंने सारे क्वेश्चंस को अपने सामने रखा, एंड देन ही डिसाइड कि हमें स्टेप बाय स्टेप इंडियन इंडिपेंडेंस की जर्नी में क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेट होना चाहिए। क्लियर? तो जब उनका स्टार्टिंग फेज था इंडिया में तो उन्होंने स्मॉल स्केल मूवमेंट चला है। फॉर एग्जाम्पल चंपारण सत्याग्रह किया उन्होंने, इट इज़ नोन एज एन फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस। फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की,
इट वॉज हिज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक एंड देन फिर उन्होंने खेड़ सत्याग्रह। फिर ये T20 खेलने के बाद नाउ ही वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड कि अब वो क्या करेंगे, अब वो नेशनल वाइड मास मूवमेंट के लिए उन्होंने खुद को प्रिपेयर किया। इफ अगर मैं उन्होंने कौन से मूवमेंट में, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट में कौन से इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया अगर मैं बताऊं तो ही वॉज अगेंस्ट द रॉयल टैक्ट, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उनके लीडरशिप के अंदर चली हुई है। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो कि बड़ी मूवमेंट है वो भी उनके लीडरशिप के अंडर में चली है। और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये इतनी सारी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स उन्होंने अपने लीडरशिप के चलते ये मूवमेंट्स को उन्होंने आगे बढ़ाया, ठीक है। और इन्हीं प्रयासों के चलते हमें क्या मिली है, आज़ादी मिली है। मैं फिर से आपको ये हाईलाइट करके दूं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ महात्मा गांधी जी के वजह से हमें आज़ादी मिली है। आई एम जस्ट सेइंग कि ही वॉज द टॉर्च बेरियर और उन्हीं के प्रयासों के चलते उनका ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है आफ्टर व्हाट वी अचीव, दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। क्लियर? तो दिस वॉज व्हाट द गांधी जी फॉर यू, ठीक है। प्री ओरिएंटेड, ये स्लाइड पूरी प्री ओरिएंटेड हो जाएगी, है ना। यूपीएससी प्री में बहुत बार मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है कि एक तरफ हमें बुक्स के नेम दिए रहते हैं और दूसरे तरफ ऑथर लिए रहते हैं। तो ये फेवरेट सेक्शन रह चुका है यूपीएससी का। तो इफ अगर मैं कौन सी किताबें महात्मा गांधी जी ने लिखी है अगर मैं बताऊं तो उन्होंने एक किताब लिखी है हिंद स्वराज। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ये उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है। और आई विल रिकमेंड कि ये जो ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की ये सबने पढ़नी चाहिए। इफ़ अगर मैं आपको थोड़ा सा ये बुक के बारे में बताऊँ तो इन्होंने खुद का एक्सपीरियंस बताया कि उन्होंने गलती से नहीं, इंटेंशनली कुछ उन्हें चाहिए था तो उन्होंने अपने पापा के जेब से पैसे चुराए थे। तो यहाँ तक करेज लगता है, खुद की गलती को हाईलाइट करके लिखना ये भी करेज का ही काम है। तो उन्होंने खुद की गलतियों को ये वाली किताब में लिखा है और हमें बताया है कि ऐसे गलतियों से मैं कैसे आम सा मोहनदास करमचंद गांधी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द महात्मा गांधी। क्लियर है? तो आप पढ़ सकते हो ये वाली किताब। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी मैगजीन्स लिखी है जिसका नाम फॉर एग्जांपल हरिजन है, नवजीवन है, यंग इंडिया है एंड इंडियन ओपिनियन। प्लीज़ ये स्लाइड को आप पॉज करके लिख लीजिएगा क्योंकि ये एग्जामिनर के फेवरेट सेक्शन में से एक है, एक तरफ किताबें और एक तरफ ऑथर। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया प्री ओरिएंटेड। अगर मैं आपको मेंस ओरिएंटेड बताऊं, इफ प्रिसाइजली अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी का एक फेवरेट जोन होता है पर्सनालिटी के ऊपर। और मेंस में वो पर्सनालिटी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट वाज द महात्मा गांधी अकॉर्डिंग टू यू, एंड आपको ये बताना है कि उनका रिलेवेंस अभी के करंट सिनेरियो में है या नहीं है। ठीक है, 10 मार्कर का ये क्वेश्चन होता है। तो उसको ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कैसे लिखा जाता है, इसलिए मैंने आपको एक थोड़ा सा मेंस टॉपिक भी मैंने बताने की कोशिश की है। तो महात्मा गांधी जी ने 7 पाप 7 सिंस क्या होंगे वो बताने की कोशिश की है। सबसे पहले सिन वेल्थ विदाउट वर्क, अगर आप बिना काम किए अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो वो पैसे यूटिलाइज्ड आप हमेशा गलत काम में ही करोगे, तो ये एक पाप है। ऐसा कौन कह रहा है? ये ऐसा कह रहे हैं हमारे महात्मा गांधी जी। क्लियर? सेकेंड चीज इज प्लेजर विदाउट द कंसायंस। इफ अगर आप कुछ चीज़ें भोग रहे हो बट आपको पता नहीं है कि आप वो क्यों भोग रहे हो, तो जो आप ये भोग रहे हो, जो आप ये प्लेजर में डूबे हो, तो ये आपके लिए क्या बन सकता है? आपकी लाइफ का ये सिन बन सकता है। क्लियर है? तो आप देख रहे हो ना कितना ये मॉडर्न जो हमारा स्टेज अभी जो चल रहा है ना, अभी के करंट कंटेक्स्ट में ये सारे के वजह से ही तो क्या हो रहा है, क्राइम रेट बढ़ रहा है। और ये चीज़ उन्होंने हाईलाइट की है, वो इसीलिए की है क्योंकि आज के लोग वेल्थ के पीछे इतने पागल है कि उन्हें पता नहीं चलता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि उन्हें पैसे चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी एक्शन से है। दूसरी चीज प्लेजर, भोग, है ना। रेप एक बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो दीज आर द थिंग्स। थर्ड वन, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। इफ अगर आपके पास बहुत नॉलेज है बट आपका कैरेक्टर डूबियस है, आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो वो नॉलेज आपके किसी काम का नहीं है। मैं सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो नॉलेज आपने लिया है बट आपका कैरेक्टर गंदा है, तो आपका ये नॉलेज यूजलेस है। ऐसा कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी जी। फोर्थ वन इज बिजनेस विदाउट एथिक्स। इसका मैं एक ब्राइट एग्जांपल दे सकता हूँ।
इफ अगर आप न्यू करंट अफेयर को टारगेट करते हो तो एक चीज ऐसे आई थी कि मैगी में हमें आयरन के कुछ पार्टिकल्स मिले थे, लीड्स के कुछ पार्टिकल मिले थे। तो इसका मतलब क्या है, आपको बिजनेस करना है, आपको सिर्फ लोगों को फूल बनाना है, फिर आप इथिक्स भूल चुके हो। आपको जो लगता है आप अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई भी प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहे हो और आपका सिर्फ मकसद क्या है कि सिर्फ बिजनेस आगे बढ़े, बट व्हाट अबाउट द इथिकल मॉरल्स। क्लियर है। और एक एग्जांपल दे दूं तो जॉनसन एंड जॉनसन जो बेबी पाउडर आता है उसमें फिर WHO ने बताया था कि इससे रैशेस होते हैं। जस्ट फॉर द सेक टू अर्न मोर प्रॉफिट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर एथिक्स। तो ये भी एक तरह का पाप है, ऐसा महात्मा गांधी जी बोलते हैं। फिर साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, साइंस एंड धर्म या साइंस एंड इथिकल, ये हमेशा वॉर्स में रहते हैं। वो इसीलिए रहते हैं, बट इन्होंने ब्रीच करने का काम किया। उन्होंने बोला है इफ आप साइंस पढ़ो बट अपने इथिकल मोरल वैल्यूज को कभी उसके ऊपर या फिर नीचे मत करो, उसको इक्वली ट्रीट करो। इफ अगर आप इनको साइंस एंड मोरालिटी को अगर इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हो तो ये एक पाप है। और इसका अगर मैं एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब क्या है, इफ अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज करोगे तो उससे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, बट इफ अगर आपका मॉरल थोड़ा सा भी डगमगा गया तो आप उसको डिवास्टिंग के जैसे यूज कर सकते हो। क्लियर है। तो साइंस भी अपने ऊपर डिपेंड है और मोरालिटी भी अपने ऊपर डिपेंड है। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा पाथ चूज करना है। क्लियर। तो ये चीजें इन्होंने हाईलाइट की। वर्कशिप विदाउट सैक्रिफाइस, ठीक है, वर्कशिप विदाउट सैक्रिफाइस, आप भक्ति तो कर रहे हो, बस लोगों को दिखाने के लिए भक्ति कर रहे हो तो वो भक्ति कभी काम नहीं आएगी। क्लियर है। आप सिर्फ दिखाने के लिए चढ़ावा करते हो 5 लाख 10 लाख जो भी आप अपने हिम्मत से जितना भी करते हैं, बट उसका जो बेसिक वैल्यू है दैट इज डिवोशन, वो हमने कहीं दूर छोड़ दिया है। वो हमारा सेकेंडरी बन गया है और दिखावा ये हमारा प्राइमरी बन गया है, जो आज के कंटेक्स्ट में हमें हर जगह पे दिखता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। अब ये पॉइंट पे हाईलाइट करने वाली कोई बात ही नहीं। आज के करंट कंटेक्स्ट में आप देख लीजिएगा कि पॉलिटिशियंस के पास ही सबसे ज़्यादा पैसा है। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। एक समय ऐसा था, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो बाबा साहब का जब डेथ हो रही है तो उनके घर में उतना पैसा नहीं है कि हम उनको जला सके। ये एक फेज देखा है हमने, इतने अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस हुए और आज ऐसे पॉलिटिशियंस है क्या मैं बताऊं, है ना। मैं कमेंट तो नहीं करना चाहता हूं बट आपको भी पता होगा कि क्या होता है। तो दिस इज व्हाट द गांधी जी इज। अगर आप इनको प्रिंसिपल की तरह से पढ़ सकते हो तो पढ़िए, बट मैं आपके सामने एक रिक्वेस्ट रखता हूं कि एटलीस्ट उनको क्रिटिसाइज करने से पहले आप पढ़िए कि व्हाट एक्चुअल गांधी इज। ठीक है। तो मैंने आज आपको हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से गांधी जी के बारे में बता दिया। अब ये प्राइस के बारे में प्रिसाइजली हमारी मैम आपके सामने डिकोड करेगी। क्लियर।